गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग सामाजिक विज्ञान में जल संसाधन पाठ पढ़ रहे थे और इसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे भारत में बांध। तो बच्चों, भारत में बांध में आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे। बांधों के नाम हैं जैसे हीराकुंड डैम है यानी कि बांध है, टिहरी बांध है या भाखड़ा नंगल बांध है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जो टिहरी बांध है भारत का तथा एशिया का सबसे बड़ा बांध है। एक नंबर का प्रश्न बच्चों इसमें बनता है कि भारत का तथा एशिया का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो आप बताओगे टिहरी बांध। दूसरा प्रश्न बनता है ये कहाँ पे स्थित है, तो आप लिखोगे उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर ये बनाया गया है। तो इसमें दो प्रश्न आपके तैयार हो जाते हैं एक एक नंबर के। दूसरा आता है भाखड़ा नंगल बांध भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है जो कि सतलज नदी पे बना हुआ है। तो सबसे पहले आपको बांध याद करने का तरीका है कि आप पहले बांध का नाम याद करें और किस नदी पे है, ठीक है, और किस जगह है। ये तीन चीज़ आपको याद रखनी है। तीसरा आता है बच्चों हीराकुंड बांध जो भारत का सबसे लंबा बांध है, यानी कि लंबाई में जो है सबसे लंबा बांध कौन सा है भारत का, वो है हीराकुंड बांध। और ये उड़ीसा में महानदी पर बना हुआ है, यानी उड़ीसा जो राज्य है वहाँ पर जो महानदी जो नदी है, महानदी नदी का नाम है बच्चों, उस पर ये बनाया गया हीराकुंड बांध। तो अब देखते हैं कि प्रमुख जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के तहत जो नदियों पर जो बांध बनाए गए हैं तथा किस राज्य में वो स्थित है वो देखते हैं। तो पहला है भाखड़ा नांगल बांध, ये सतलज नदी पे बनाया गया है और इसका जो एरिया है जिसको ये कवर कर रहा है वो पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश है। दूसरा है बच्चों दामोदर घाटी, ये दामोदर नदी पे बनाया गया है, ये पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में है। नेक्स्ट है बच्चों हीराकुंड परियोजना या फिर बांध, तो ये महानदी पे बनाया गया, ये उड़ीसा में है। फिर है कोसी बांध जो कोसी नदी पे बनाया गया है, ये बिहार में है। रिहंद बांध ये रिहंद नदी पे है और उत्तर प्रदेश में है। चंबल जो बांध है वो चंबल नदी पे, ये मध्य प्रदेश तथा राजस्थान तक फैला हुआ है ये। फिर तुंगभद्रा बांध जो है वो तुंगभद्रा नदी पे बनाया गया है और ये आंध्र प्रदेश पर स्थित है। व्यास बांध जो है व्यास नदी पर स्थित है, ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान पे है, बनाया गया है। और नेक्स्ट आता है बच्चों नर्मदा घाटी, जो नर्मदा घाटी है ये नर्मदा नदी पे बनाई गई है और ये है मध्य प्रदेश तथा गुजरात में है। गंडक जो बांध है वो गंडक नदी पे बनाया गया है, बिहार, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन जो सागर है बांध वो कृष्णा नदी पे बनाया गया है और इसका जो राज्य है जहाँ पर ये स्थित है वो आंध्र प्रदेश है। मयूराक्षी बांध जो है वो मयूराक्षी नदी पे है और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब देखते हैं बच्चों की बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं उसकी हानि क्या क्या है। तो बच्चों जो बांध निर्माण से नदियों के प्राकृतिक बहाव में रुकावट आती है, यानी कि जब भी आप किसी नदी के बहाव को रोकना चाहें, जब आप नदी के ऊपर जब आप बांध बनाएंगे तो नेचुरल सी बात है उसकी बहाव में आप रुकावट पैदा कर रहे हैं, ठीक है। तो जो प्रकृति ने जो बनाया है किसी भी चीज़ को उस पर आप बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे बांध की तली में गाद जमा हो जाता है, यानी कि जो नीचे जो बांध है जहाँ बनाया गया है वहाँ की जो बेस है, जो तली है, वहाँ पर जो है अवसाद जमा हो जाते हैं, जिससे नदी की जल धारक क्षमता भी कम हो जाती है और उसकी जब गहराई कम हो जाएगी तो उसके जो जल को धारण करने की जो क्षमता है नदी की वो भी कम होने लगेगी, जिसके फलस्वरूप बाढ़ आने का खतरा भी बढ़ जाता है। जब उथली हो जाएगी नदी तो अपने आप ही बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। बांध निर्माण से प्राकृतिक वनस्पति एवं जीव जलमग्न हो जाते हैं, यानी कि जब आप बांध बनाते हैं तो जो प्राकृतिक वनस्पति उपस्थित है उस एरिया में वो अपने आप ही बांध के जो जल है उसमें डूब जाती है, जिससे बच्चों जैव विविधता का ह्रास होता है, जैव विविधता जो है वो खत्म हो सकती है उस एरिया की। इससे लोगों के पुनर्वास की समस्या उत्पन्न होती है। बच्चों जो बांध बनाया जाता है वो बहुत एरिया में बनाया जाता है और ये जो क्षेत्र है ज़्यादातर ये ग्रामीण क्षेत्रों के अंडर में आता है, यानी कि ग्रामीण जो
लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उनके जो खेत है या फिर उनकी ज़मीन के अंतर्गत आता है, या लोग वहाँ रहते हैं। तो जब ये बांध बनाया जाता है तो लोगों को वहाँ से हटना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसी समस्या उनके सामने उत्पन्न हो जाती है कि वो दूसरी जगह कहाँ स्थित हों जा कर के। फिर बांध निर्माण से भूकंप की संभावना में वृद्धि हो जाती है। बांध निर्माण से मछलियों के प्रजनन एवं विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे जब आपने बांध बनाया तो उसमें रुकावट, आपने जो नदी है उसके बहाव में रुकावट पैदा करी, और जो नदी के बहाव के साथ जो मछलियाँ आ रही थी आपने उनके लिए भी रुकावट पैदा कर दी। कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं बच्चों जो एक जगह से दूसरी जगह जा करके अपने अंडे देती हैं और फिर उनका प्रजनन होता है। ठीक है, लेकिन जब आप बांध बना देंगे तो उनकी जो प्राकृतिक मूवमेंट है मछलियों का वो रुक जाएगा और प्रजनन नहीं हो पाएगा, तथा उनका विकास भी जो है वो नहीं हो पाएगा। अनेक बार बांध निर्माण से कृषि भूमि का भी ह्रास होता है एवं पानी को गुणवत्ता में कमी आती है, यानी कि पानी जो है वो नहीं मिल पाता है, उनकी जो गुणवत्ता है उसमें जो क्वालिटी है पानी की वो भी खत्म हो जाती है। बांध निर्माण से भूमि निम्नीकरण की समस्या भी बढ़ जाती है, यानी कि जो भूमि की जो उपजाऊपन है वो भी खत्म होने लगता है। अब देखते हैं बच्चों, बांध के विरोध में जो आंदोलन हुए हैं, दो आंदोलन आपने सुने हैं या देखे हैं। तो पहला है नर्मदा बचाओ आंदोलन, दूसरा है टिहरी बांध आंदोलन। ये आंदोलन जो है बच्चों, नर्मदा बचाओ आंदोलन मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। आपने टिहरी बांध आंदोलन जो है, ये टिहरी बांध पे जो बनाया, टिहरी नदी है उस पे बनाया गया था ये बांध, और उसके खिलाफ लोगों ने आंदोलन किया था। बच्चों, सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात की नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ये भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है। जो सरदार सरोवर बांध है ये भारत की सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजना है, और इस परियोजना में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान सम्मिलित है। यानी इस परियोजना से जो लाभ हो रहा है राज्यों को वो है महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है और राजस्थान है। ये परियोजना गुजरात के 9,440 गांवों तथा 173 कस्बों की आवश्यकता को पूरा करने के साथ साथ राजस्थान के 124 सूखाग्रस्त गांवों तथा मरुस्थलीय भागों की जल की आवश्यकता को पूरा करेगी। यानी कि ये सरदार सरोवर बांध पे जो नर्मदा नदी पर ये जो बांध बनाया गया है सरदार सरोवर बांध, इससे जो है लाभान्वित जो है कई गांव हो रहे हैं गुजरात के। ठीक है, और राजस्थान के कई जो सूखाग्रस्त गांव हैं उनको भी पानी की उपलब्धता हो रही है। कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत जो है महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना नदी पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई है। इससे इन राज्यों में पड़ने वाले जो नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह को कम हो जाएगा और कृषि और उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है बच्चों, जो जिस चीज़ का फ़ायदा है तो उसका नुकसान भी है, उसी तरीके से जो बांध बनाए गए हैं उनका जो फ़ायदा तो है ही है, साथ ही साथ उनसे हानियाँ भी बहुत हैं बच्चों। अब देखते हैं बच्चों कि वर्षा जल संग्रहण क्या है, यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो वर्षा जल संग्रहण ये एक तकनीक है जिसमें वर्षा जल को भविष्य में प्रयोग करने के लिए खाली स्थानों, घरों के टैंकों में एकत्रित किया जाता है। ठीक, ताकि आप जब पानी ना हो, पानी की उपलब्धता नहीं है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के हानिकारक प्रभाव और उन पर उठ रहे विभिन्न प्रकार के विवादों के परिप्रेक्ष्य में बहुत से लोगों का ये मानना है कि वैकल्पिक वर्षा जल संग्रहण तंत्र बहुउद्देशीय परियोजनाओं के सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक रूप में व्यवहारिक हो सकता है। यानी कि जब देखा है कि बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं इनके बहुत सारे हानिकारक प्रभाव हो रहे हैं, तो लोगों ने ये सोचा कि चलिए क्या कहते हैं कि हम जो है जो प्रकृति के द्वारा जो दिया गया वर्षा का जल हम उसको संग्रह करते हैं और उससे ही जो है समाज का और जो आर्थिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, इससे हम लाभान्वित हों। बच्चों, ये कोई नई बात नहीं है। प्राचीन भारत में जो
उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण के विभिन्न ढांचे भी पाए जाते थे। यानी कि पहले ज़माने से ही हमारे यहाँ जो बारिश का पानी इसको इकट्ठा करके प्रयोग में लिए जाने की क्या कहते हैं कि विधि प्रयोग में ली गई है। तो जल संग्रहण की जो विधियां हैं, वर्षा जल संग्रहण की जो विधियां हैं वो बच्चों इस प्रकार हैं। पहला है कुल या गुल। कुल या गुल, ये बच्चों पश्चिम हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में बनी वहिकाओं जो नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई करने के लिए बनाई जाती हैं। यानी कि जो पश्चिम हिमालय है हमारा, वहाँ के जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है कुल और गुल का। वहाँ पर क्या करते हैं, जो नदी की जो तेज़ धारा है उसको क्या करते हैं, उसका रास्ता बदल देते हैं। तो जब रास्ता बदलेंगे तो वो खेतों की सिंचाई के प्रयोग में लिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों खादीन और जोहड़। राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए बनाए गए गड्ढे हैं ये। यानी जब जो राजस्थान क्षेत्र है हमारा, जो राज्य है, वहाँ पर जो शुष्क क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी की कमी है, या अर्ध शुष्क क्षेत्र जहाँ पे थोड़ा कम पानी की कमी, वहाँ पे क्या करते हैं कि वर्षा के जल को एकत्र करने के लिए ज़मीन में गड्ढे बनाए जाते हैं और खेतों की सिंचाई हो सके, और इससे क्या कर सके, वो खेतों की सिंचाई कर सके। ये बच्चों आपको कहाँ देखने को ज़्यादातर मिलेगा, राजस्थान के जैसलमेर जो एरिया है वहाँ पर आपको मिलेगा। नेक्स्ट आता है बच्चों टैंक अथवा टाँका। तो राजस्थान के बीकानेर, बाड़मेर जैसे क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए भूमिगत टैंक अथवा टैंक का निर्माण किया जाता है। इन क्षेत्रों में वर्षा जल को पालर पानी के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो राजस्थान के जो बीकानेर क्षेत्र है, बाड़मेर है, ऐसी जगह क्या करते हैं बच्चों, भूमिगत टैंक बनाते हैं अथवा टाँका का निर्माण करते हैं। और इन क्षेत्रों में जो वर्षा का जल को क्या कहा जाता है, पालर पानी कहा जाता है। तो छत के वर्षा जल को पाइप के द्वारा टाँका में लाकर वर्ष भर के लिए संग्रहित किया जाता है। यानी कि जो छत है, छत सीमेंटेड होती है, वहाँ पे क्या करते हैं कि जब पानी गिरता है तो वहाँ उस पानी को जो पाइप के द्वारा नीचे जो भूमि में जो टाँका बनाया गया या टैंक बनाया गया वहाँ पे एकत्रित कर लेते हैं और इस जल को पूरे साल भर प्रयोग में लेते रहते हैं। छत वर्षा जल संग्रहण पश्चिम भारत एवं मेघालय में पेयजल को इकट्ठा करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका अपनाया जाता है। तमिलनाडु में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों को बनाना कानूनी रूप से अनिवार्य है। और जो दक्षिण क्षेत्र में जो हमारा तमिलनाडु है वहाँ पर छत वर्षा जल का संग्रहण ढांचों का जो बनाया जाता है बहुत ही ज़रूरी है, और ज़रूरी कहने का मतलब कानूनी रूप से अनिवार्य है। यानी उन्हें बनाना ही बनाना है। हर घर में ये छत वर्षा जल संग्रहण की जो विधि है वो होनी ही चाहिए। नेक्स्ट आता है बच्चों बांस ड्रिप सिंचाई। इस विधि के अंतर्गत झरनों के जल को बांस से बने पाइपों के द्वारा एकत्रित करके पेड़ पौधों की सिंचाई की जाती है। यानी जो झरने ऊपर से पहाड़ों से नीचे गिर रहे हैं उसका जल जो है बांस की पाइप के द्वारा, जो बांस आपने नाम सुना होगा, तो बांस को क्या करते हैं, उसको पाइप के रूप में ले लेते हैं और उसको इतना बहुत सारे जो बांस है एक साथ लगा करके पाइप बना लेते हैं एक, और उसका जो जल है वो पौधों की सिंचाई के लिए प्रयोग में लेते हैं। ये विधि बच्चों मेघालय में प्रचलित है। यहाँ पे बच्चों प्रचलिए कर दिया है, आप प्रचलित लिखेंगे। ये विधि बच्चों 200 वर्ष पुरानी विधि है। इस विधि में लगभग 18 से 20 लीटर जल सिंचाई के लिए बांस के पाइपों द्वारा सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। इस विधि में अंतोगत्वा यानी तेज बहाव पानी का बहाव जो है 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधों पर छोड़ा जाता है। यानी कि आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ 18 से 20 लीटर पानी जो है वो नीचे आ रहा है, और जब वो यहाँ तक आ जाता है उसके बाद इसकी बहाव को रोका जाता है। इतना रोका जाता है कि वो ये बहाव जो है वो 20 से 80 बूंद तक प्रति मिनट तक वो घट जाए। इससे उसकी जल आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है और जल का दुरुपयोग भी नहीं होता है। इससे दो फायदे हैं, एक तो सिंचाई में भी प्रयोग में हो जा रहा है, दूसरा जो जल है उसकी बर्बादी नहीं होती, उसका दुरुपयोग नहीं होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ बच्चों आज आपका जो पाठ है जल संसाधन भूगोल में वो समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।